वक्त के साथ मेडिकल फील्ड में भी कई सारे डेवलपमेंट आए हैं और कई सारी डिजीज पर कंट्रोल कर लिया गया है। मेडिकल ने एड्स लाइफ एक्सटेंडिंग ड्रग्स भी बना ली है, जिससे एड्स पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से कई इन्वेस्टर्स जो एड्स पेशेंट से पॉलिसी खरीद लेते थे, उन्हें नुकसान होने लगा था। इन्वेस्टर्स के सामने अब सर्वाइवल की प्रॉब्लम आने लगी थी और अगर वो इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते थे तो उन्हें एक नया तरीका ढूंढना था और उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ भी लिया। इन्वेस्टर्स अब ओल्ड एज पर्सन पर फोकस करने लगे थे। इन्वेस्टर्स ऐसे लोगों की पॉलिसी खरीदने लगे थे जिन्हें उनकी जरूरत नहीं थी और उस पॉलिसी को खरीदकर वो उसका प्रीमियम भरते और पॉलिसी होल्डर के मरने के बाद वो पॉलिसी से $1 मिलियन तक की कमाई कर लेते थे। इन्वेस्टर्स ने इस तरह के बिजनेस को एक नया नाम दे दिया था, लाइफ सेटलमेंट इंडस्ट्री। ऑथर कहते हैं कि लाइफ सेटलमेंट इंडस्ट्री ने खुद को फ्री मार्केट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर प्रेजेंट किया था। पहले जो अपनी लाइफ पॉलिसी को नहीं चला पाते थे या उसका प्रीमियम नहीं भर पाते थे, वो अपनी पॉलिसी को लैप्स करा देते थे या फिर थोड़े से पैसे लेकर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा देते थे और इससे पॉलिसी होल्डर को कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन लाइफ सेटलमेंट इंडस्ट्री से उन्हें फायदा होने लगा। उन्हें अपनी लाइफ पॉलिसी की ज्यादा वैल्यू मिलने लगी। देखा जाए तो ये एक अच्छी डील है। इसमें जो ओल्ड एज पर्सन है उसको एक अच्छी डील मिल जाती है और जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें भी पॉलिसी मैच्योर होने पर एक अच्छी डील मिल जाती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज आने लगी। इंश्योरेंस के इकोनॉमिक मार्केट से जो कंट्रोवर्सी हुई वो ये थी कि इंश्योरेंस कंपनी को ये लाइफ सेटलमेंट वाला प्लान अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि पॉलिसी जिसने ली वो अपनी पॉलिसी को किसी और को दे दे। पॉलिसी कंपनीज को ऐसा लगने लगा था कि वो इन्वेस्टर्स को एक अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 40% पॉलिसी ऐसी हो गई थी जिसका कोई डेथ पे आउट ही नहीं था। यानी जो ओल्ड पर्सन ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर होता था वो मरने से पहले पॉलिसी इन्वेस्टर को दे देता था और इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी पर पैसा ले लेता था। इससे डेथ पे आउट का रेशियो कम होने लगा था। हाँ, लेकिन इससे एक फायदा कंपनी को यह हो रहा था कि पॉलिसी लैप्स नहीं हो रही थी। दूसरी कंट्रोवर्सी ये थी कि किसी की लाइफ के अगेंस्ट बैटिंग या सट्टा लगाना मॉरल ऑकवर्डनेस क्रिएट कर रहा था। इससे लोगों की मोरालिटी पर सवाल उठ रहे थे। लोगों का यह मानना था कि जब आप किसी ओल्ड एज पर्सन की पॉलिसी खरीदते हैं तो आप ये अज्यूम करके ही खरीदते होगे कि जिसकी आपने पॉलिसी खरीदी है वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। यानी आप उसकी लाइफ और डेथ पर सट्टा लगाते हो। कई बार ऐसा हुआ है कि ये लाइफ इंश्योरेंस सेटलमेंट किसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में गलत प्रेडिक्शन करती है जिससे इन्वेस्टर्स को लॉस भी हो जाता है और इसी वजह से टेक्सास में एक लाइफ इंश्योरेंस सेटलमेंट कंपनी बंद हो गई थी क्योंकि उसने मोरालिटी प्रेडिक्शन को गलत किया था। कंपनी को लगा कि पॉलिसी होल्डर सिर्फ 2 से 3 साल ही जी पाएगा, लेकिन पॉलिसी होल्डर ने अपने आप को फिट रखा और वो 3 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सका। ऑथर कहते हैं कि यहां पर कंसर्न करने की बात यही है कि किस तरह से ये एक लार्ज मार्केट बन चुकी है जो लोगों की मोरालिटी प्रेडिक्शन कर रही है। और अगर मोरालिटी प्रेडिक्शन सही हो रहा है तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और अगर मोरालिटी प्रेडिक्शन गलत है तो फिर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ऑथर आगे बताते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सेटलमेंट इंडस्ट्री ने बाकी लोगों को भी अवेयर कर दिया था। जो ओल्ड एज के लोग थे वो भी चालाक होने लगे थे, वो भी इस खेल को समझने लगे थे, यानी वो भी इस मोरालिटी प्रेडिक्शन के गेम में पार्टिसिपेट करने लगे थे। कई ओल्ड एज पर्सन ने इसे पैसा कमाने का अच्छा तरीका समझा और कई सारी कंपनी से मल्टीपल इंश्योरेंस कमाने लगे। और कुछ लोगों ने तो अलग अलग कंपनी से कुछ $100 मिलियन का इंश्योरेंस ले रखा था और उस इंश्योरेंस को अच्छे खासे दाम पर लाइफ इंश्योरेंस सेटलमेंट कंपनी को बेच दिया था। ओल्ड एज पर्सन 1 साल ही ऐसी पॉलिसीज को चलाते थे और फिर अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस सेट कंपनी को ढूंढते। इंश्योरेंस कंपनी भी समझदार होने लगी थी और वो देखने लगी थी कि एक क्लाइंट कई जगह से पॉलिसी कर रहा है और अपनी पॉलिसी को बेच भी रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने डेथ बेनिफिट्स देना बंद कर दिया था और इंश्योरेंस कंपनी डेथ बेनिफिट्स को ना देने की ये वजह बताने लगे थे कि पॉलिसी होल्डर ने इंश्योरेबल इंटरेस्ट के साथ पॉलिसी नहीं कराई थी। यानी पॉलिसी होल्डर ने अपनी लाइफ के रिस्क को कम करने के लिए पॉलिसी नहीं करवाई थी, बल्कि उसका मकसद इसे बेचकर पैसा कमाना था। ऑथर कहते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री मानी धोखाधड़ी और हर कोई एक दूसरे से धोखा और बेईमानी कर रहा था। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को चीट कर रही थी, पॉलिसी होल्डर कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को चीट कर रहे थे और इन्वेस्टर्स तो पूरी सोसाइटी को चीट कर रहे थे। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खेल डेथ मार्केट के लिए हो रहा था। यहां तक कि डेथ मार्केट का खेल कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने लाइफ सेटलमेंट कंपनी पर केस कर दिया था।
2009 में कई स्टेट्स ने इस तरह की स्पिन लाइफ इंश्योरेंस पर बैन लगा दिया, यानी जहां पर पॉलिसी होल्डर मल्टीपल इंश्योरेंस लेकर अपनी पॉलिसी को लाइफ सेटलमेंट कंपनी को बेचें, लेकिन स्टेट्स ने इस प्रैक्टिस पर बैन नहीं लगाया कि इन्वेस्टर्स किसी ओल्ड एज पर्सन की पॉलिसी को खरीदकर खुद चलाएं। यानी आप मल्टीपल पॉलिसी नहीं खरीद सकते, लेकिन आप पॉलिसी जरूर बेच सकते हैं। और कोर्ट ने इस तरह की प्रैक्टिस को स्ट्रेंजर ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस का नाम दिया। ऑथर कहते हैं कि लोगों के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोग मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज को किनारे करने लगे। पहले बिजनेस में मोरालिटी चलती थी, जो बिजनेसमैन मॉरली ज्यादा अच्छा होता था उसका मार्केट में नाम होता था और वही ज्यादा पैसे भी कमा लेता था। ऑथर कहते हैं कि पैसा जिंदगी नहीं खरीद सकता, लेकिन मौत जरूर खरीद सकता है। इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के साथ। उसकी माने तो वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक लाइफ इंश्योरेंस सेटलमेंट कंपनी के सारे सेटलमेंट खरीदकर उन्हें बॉन्ड की तरह पैकेज करेगा और इस बॉन्ड को पॉन्जी फंड और दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचेगा और इस बॉन्ड से इनकम जनरेट होगी, यानी दूसरों की डेथ का एक और बिजनेस। जिस तरह से वॉल स्ट्रीट होम मॉर्गेज में करती है, इसी तरह से वो डेथ बॉन्ड के साथ करेगी। जिस तरह से होम मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हैं, इसी तरह से आप डेथ बॉन्ड के थ्रू लोन या एक्स्ट्रा पॉलिसी भी ले सकते हैं। यानी आपकी मौत पर कंपनी का हक होगा, यानी आप अपनी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर रहे हैं। आपका जिंदा रहने पर कंपनी को फायदा है और आपकी मौत पर तो कंपनी को फायदा मिलेगा ही। ऑथर कहते हैं कि डेथ बॉन्ड में कई कंपनीज अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी। जो कंपनीज कभी इसके खिलाफ थी, वो कंपनीज भी इसमें बढ़ चढ़कर अपना इंटरेस्ट शो करने लगी थी और डेथ बॉन्ड की ओवरऑल वैल्यू $23 ट्रिलियन हो चुकी थी। AIG ने पहले लाइफ सेटलमेंट मेथड का काफी अपोज किया था, लेकिन अब इसकी कंपनी ने $45 बिलियन की लाइफ सेटलमेंट इंडस्ट्री में से $18 बिलियन के सेटलमेंट खुद ही खरीद लिए और वो अब इसे पैकेज करके डेथ बॉन्ड की तरह मार्केट में बेचकर पैसा कमाएंगी। बिजनेस ने किस तरह से एक ऐसी कंपनी को भी अपनी मॉरलिटी बेचने पर मजबूर कर दिया जो खुद इस लाइफ सेटलमेंट के अगेंस्ट में थी। हैरानी की बात, लाइफ सेटलमेंट का 36% हिस्सा खरीद लिया। देखा जाए तो डेथ बॉन्ड पूरी तरह से मॉरली ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इसमें किसी की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हैं और आप उस पर बेट लगा रहे हैं। अगर इन केस किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लाइफ सेटलमेंट कंपनी या ये डेथ बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज उस क्लाइंट को मारने की कोशिश करेंगे। जब ये कंपनीज पैसा बनाने के चक्कर में डेथ बॉन्ड बना सकती हैं, तो मारने का भी कई सारे प्लान बना सकती हैं। और जहां ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, ये सब कंपनीज ऐसा करने से शायद पीछे न हटे। ऑथर आगे ये भी कहते हैं कि हम कभी कभी मॉरली करप्टेड मार्केट प्रैक्टिस के साथ जीने की सोचते हैं, क्योंकि ये इवल प्रैक्टिसेस हमें सोशल गुड प्रोवाइड करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत फैमिली को रिस्क से बचाने के लिए हुई थी, लेकिन अब इसे डेथ ट्रेड की तरह लिया जाने लगा है। पहले भी इंश्योरेंस में बिजनेस इन्वॉल्व था, लेकिन अब बिजनेस के साथ इमोरल प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व हो गई है। अब इसमें फाइनेंशियल एड देने की बजाय ये बेट लगने लगी है कि कौन कितनी जल्दी मरेगा।